आपके पास विश्वास कुमार जी है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की ऐलान किया, अब लोग परिवार को भी लेकर करें कि देखिए परिवार के सदस्य लड़ेंगे, अभी तो 2 और बाकी हैं, हो सकता है अखिलेश भी लड़ेंगे तो 6 लोग लड़ेंगे परिवार की तरफ से, और हो सकता है कि रामगोपाल यादव को भी कहीं लड़ा दें, हालांकि वो राज्यसभा में ही रखते हैं उनको। क्या अब ये एक और इसका अगर जैसे गठबंधन के अभी आप सुन रहे होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि देखिए हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है, ये इशारा भी क्या कर रहा है? देखिए जयप्रकाश जी, बात यह है कि ये विपक्ष की विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी ने एक इतने ऊंचे कद और इतना ऊंचा आदर्श रख दिया है कि जहां पर कोई भी आदमी जो परिवारवादी नहीं है, यहां तक उनकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, वो लोग बड़े बड़े शीर्षस्थ पदों पर पहुंचाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो परिवार के दलदल से निकल नहीं पाता। अब ये समाजवाद का अर्थ और जातिवाद का अर्थ और परिवार के 3 अर्थ हैं। परिवारवादी पार्टी अपने को समाजवादी पार्टी कहती है, लेकिन वो उसके नाम को सूट नहीं करता। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत की संसद में एक परिवार के 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जाएं तो संविधान बनाने वाले अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो शर्मा रहे होंगे, और उन्हें लगा होगा कि उन्होंने इस दिन का सपना नहीं देखा था कि वो ऐसा संविधान बना रहे हैं जिसमें एक ही परिवार से 5 चुनाव क्षेत्रों, संसदीय क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जाएंगे। तो मेरे को यह लगता है कि यही बीजेपी जो आगे बढ़ती जा रही सब जगह है, वो यही कारण है कि समाज में एक संदेश जा रहा है कि बीजेपी सबके लिए काम करती है, और जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो अपने परिवार के लिए काम करती हैं। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, और भी जगह आप झारखंड में देख लो, और जगहों पर देख लो। इस मामले में कांग्रेस ने अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने संगठन का चुनाव कराया और सत्ता से हट गए। अगर इसी तरह से अगर सैफई परिवार समाजवादी पार्टी का निष्पक्ष चुनाव करा के समाजवादी पार्टी छोड़ दे, और जैसे राहुल गांधी अलग हो गए, सोनिया गांधी अलग हो गई, उसी तरह विश्वात्मा जी वो ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें एक समाजवादी पार्टी के पहलू से एक बात जानूं। आपने परिवारवाद को लेकर एक बात कही, लेकिन जिस परिवार ने पार्टी को बनाया, जिसने सींचा, जिसके चेहरे चर्चित हो, अब देखिए अगर मैनपुरी से डिंपल यादव की जगह किसी और ऐसे अननोन चेहरे को उतारे पार्टी, तो आपको लग रहा है कि वो जीत जाएगा या वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? तो कुछ तो ऐसे होते हैं ना, आप परिवार के बड़े चेहरों को तो लाना ही पड़ता है मैदान में, जो चर्चित होते हैं, जो पब्लिक जिन्हें जानती है, जिन्हें वाकिफ है। देखिए ये सवाल तो बीजेपी भी उठा सकती है कि वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने पार्टी को बनाया था, उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, तो उन्हीं को हमेशा उनके परिवारों को, उनके बीवी बच्चे हैं, आडवाणी जी के तो हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आडवाणी जी के मुट्ठी में रहना चाहिए, उनके परिवार में रहना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये संस्कारों की बात है कि हम क्या संस्कार अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। अगर हम ऊंचा संस्कार देते हैं तो कार्यकर्ता परिवारवाद भी एक बड़ा इशू रहेगा। मेजर साहब एक बड़ा इशू, चलिए परिवारवाद तो आपने सुन लिया कि परिवारवाद हावी रहा इस सूची के अंदर, लेकिन क्या आपने भी इनकी पीठ में छुरा घोंप दिया कांग्रेस वाले के, जैसे मध्य प्रदेश में आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया कि अब ये तो देखिए जिस तरह यहाँ बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, सचिन रावत की तरफ से, देखिए ये समाजवादी पार्टी की सूची है, इस पर हम नहीं कह सकते, हमें कोई ऐसी जानकारी दी नहीं गई, तो ये इशारा तो कर रहा है कि आपने भी पीठ में छुरा घोंप दिया आप कांग्रेस की में, हिसाब बराबर। नहीं, अगर हमें हिसाब बराबर करना होता तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, तो और वो तो विधानसभा का चुनाव था, ये तो लोकसभा का चुनाव, बड़ा चुनाव है, लेकिन फिर भी हमने देखिए बड़ा दिल रखा, हमने जो गठबंधन किया उसकी मान्यता रखी, अखिलेश जी अपनी बात पे कायम रहे और उन्होंने 11 सीटें दी। और नहीं तो अखिलेश जी ने तो ये भी तो कहा था ना कि हम यहाँ लेने की स्थिति में, हम देने की स्थिति में तो अपने हिसाब से देंगे ना, फिर तो ये मान लिया जाए ना। देखिए अब ये तो जो पिछले परिणाम होते हैं, अब उसको पिछले परिणाम को आप जो सबसे नजदीक चुनाव होगा उसी को आधार लेते हैं, क्योंकि समय बदल जाता है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 ही सांसद थे, अब उसके कितने सांसद बढ़ गए। एक समय था जब कांग्रेस के पास 400 सांसद थे, तो अब वो आधार नहीं हो सकते जो बहुत चुनाव पहले थे, क्योंकि दौर बदल गया, समय बदल गया। तो जो सबसे नजदीक चुनाव हुआ होगा वही सबसे सटीक पैमाना होता है कि ठीक है विजय साहब, मतलब हैसियत के हिसाब से आपने 11 सीटें देने का ऐलान किया था फिर कांग्रेस को? बातचीत हुई उनसे, बातचीत के बाद ही हमने
और कांग्रेस ने हमारी और कांग्रेस की बातचीत हुई और कांग्रेस से बातचीत के बाद ही ये फैसला हुआ। चलिए मैं लौटूंगा मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद सचिन रावत जी आपसे ही पूछूंगा क्या हिसाब बराबर कर रही है सपा, क्योंकि यहाँ सपा देने की स्थिति में है, लेने की स्थिति में नहीं। इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई देखिए हम 11 सीटें देंगे और 11 पे भी आप अपने हिसाब से वो उतार भी रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद ऐसी सीटें रही हैं जहां कांग्रेस जीतती भी रही है। अगर यहाँ कांग्रेस अगर मेहनत कर रही होगी तो फिर सपा में अपने उम्मीदवार उतार दिए तो फिर कैसे गठबंधन होगा। पहली लिस्ट आई है परिवारवाद हाई, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और इसके लिस्ट के बहुत सारे मायने हैं और इसी पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। एक बार जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आलोक जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, सचिन जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, सुनील जी हमारे साथ सुभाषपा की तरफ से, मेजर आशीष हमारे साथ सपा की तरफ से, विश्वात्मा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन रावत साहब एक बड़ा सवाल, क्या ये हिसाब बराबर हो रहा है एमपी वाला? और देखिए यहाँ समाजवादी पार्टी और आपकी स्थिति है भी, समाजवादी पार्टी यहाँ देने की स्थिति में, लेने की स्थिति वाली तो है नहीं, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। लीजिए मत लीजिए। देखिए जयप्रकाश जी, जहां तक मैंने पहली बात में ही आपको बोला कि ये चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है वो है कांग्रेस पार्टी। और हम लोग पूरी जो हमारे गठबंधन दल के जो पार्टियां हैं, जो हिस्सेदारी वाले जो लोग हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, सामंजस्य बैठा रहे हैं, सौहार्दपूर्ण बातचीत चल रही है। लेकिन एक बात है, विधानसभा का चुनाव होता तो हम लोग बड़ा दिल दिखाते क्योंकि समाजवादी पार्टी की यहाँ पे विपक्ष में ज्यादा एमएलए हैसियत के हिसाब से मिलेंगे ना। सभा का चुनाव, अब आपका बैकग्राउंड देखेंगे ना, ये तो उसी आधार पे देखेंगे ना आपको। और समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है, मेजर साहब को दिखाने की आवश्यकता है। हम लोग तो कह रहे हैं ना कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हम लोगों ने पूरे देश अब सर जो पार्टी 2019 में एक सीट जीती हो, नफरत की सियासत है, नहीं ध्रुवीकरण है, महंगाई है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सर जो पार्टी एक सीट जीती हो, अब उसे फिर उसके हिसाब से सीट थोड़े मिल जाएगी ना। यहां तो यही हो रहा ना। नहीं, देखिए क्या है सीट शेयरिंग, देखिए क्या होता है जयप्रकाश जी, सीट शेयरिंग की जो भी चीजें होती हैं ये ऑन स्क्रीन नहीं बताई जा सकती हैं, ये बंद कमरों में हम लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो तय करती है। अब समाजवादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवार घोषित कर दिए। अभी इंडिया अलायंस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने अभी उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही अभी हम लोगों को इसके बारे में गठबंधन चल पाएगा। अब समाजवादी पार्टी बेहतर बता पाएगी। इन्होंने कहा कि रावत साहब मुद्दे पर आते हैं, गठबंधन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सपा तो यहां अपनी शर्तों से ही चलेगी। मैंने तो कहा कि गठबंधन तो हमारा है और आगे भी चलेगा। हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे विजय साहब मैंने सही कहा ना, विजय साहब जल्दी से बताइएगा। विजय साहब मैंने सही कहा ना, सपा तो अपनी शर्तों से चलेगी। ओबीसी मैंने आपकी तरफ से पक्ष रख दिया। बात हो रही, जाति जनगणना की बात हो रही है, राहुल गांधी जी वो कहीं, लेकिन वो बातचीत सहमति बना के ही चलेंगे और सहमति बनी हुई। नहीं तो इनको बता दो ना, सचिन जी को बता दो ना कि भाई आपकी हैसियत इतनी है और इस हिसाब से चलेंगे और हमारे यहाँ हमारी शर्तों से चलना पड़ेगा यूपी में। तो बात शर्तों की नहीं है। देखिए बात यह है कि हमने एक बड़ा दिल, देखिए उन्होंने कहा कि दिखाना चाहिए, हमने दिखाया। देखिए आपने बताइए कि आप हैसियत की बात क्यों बता रहे हैं? सारे दलों की अलग अलग पार्टियों के सभी दलों के अलग अलग जगह जिसका जनाधार होता है। हैसियत और औकात पार्टियों की नहीं होती, जनता आशीर्वाद देती है। जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया उसके एमएलए एमपी जीत किया है। जयप्रकाश जी आप डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी हैसियत क्या है। ऐसे तो हम लोगों ने 60 साल जनता मैं तो सर आकलन कर रहा हूं सर। ये अंदर खाने ऐसी बातें होती है कि भाई पार्टी को उसके हिसाब से दिया जाएगा ना, जिसका जितना कद है। चलिए अब हैसियत शब्द हटा लीजिए, कद के हिसाब से दिया जाएगा। अब आपके देखिए 2 विधायक, 1 सांसद है, तो अब आप उम्मीद करें कि आपको यहाँ 20 सीटें मिल जाए या 15 सीटें मिल जाए, तो सपा ऐसा तो नहीं करेगी ना। विजय साहब मैं सही कह रहा हूं? अरे मैं आज आपका प्रवक्ता बन गया हूं। तो हम और मेजर साहब हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम लोगों को 25 पे लड़ना है, 45 पे लड़ना है, 10 पे लड़ना है। आप लोग थोड़ी तय करेंगे। ठीक है। मैं आलोक साहब, ये चल पाएगा गठबंधन या बिहार जैसी स्थिति बन जाएगी? बिहार में तो चलिए आपने बाजी पलट दी, आप तो नीतीश को ले आए, लेकिन यहां सीटों का लग रहा है अभी। मोहब्बत वाले गुरु जी जब निकलेंगे
तो तय करेंगे किसका दिल बड़ा है किसका दिल छोटा है, इन्हीं को तय करने दीजिए। हम तो न 3 में न 13 में, हम तो ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ रही हैं। 2019 का भी इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। इस समय तो इससे अरे सर कैसे आ जाएंगे वो, ठीक है आप 80 का दावा कर रहे हैं आलोक जी। अब आप जिस सीट पर अक्षय यादव को उतारा गया वहां शिवपाल यादव लड़े थे फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद में अगर शिवपाल का वोट बैंक और सपा का मिल जाता तो आपके वहां से उम्मीदवार हार जाते। सवाल मुझसे था। हाँ, ये आप 80 का जो दावा कर रहे हैं ना, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं आपसे। अब तो चाचा भतीजे साथ में। सवाल फिर से दोहराइए, मुझे आवाज कम आ रही है। मेरा सवाल ये था आलोक जी, आप 80 का दावा कर रहे हैं, लेकिन 80 आपको लग रहा है कि सिर्फ दावा ही है, लेकिन सच्चाई ग्राउंड पर नहीं है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि जिस सीट पर अक्षय यादव फिरोजाबाद में लड़ रहे हैं वहां चाचा शिवपाल यादव उनके खिलाफ लड़े, उनका वोट काट गए, इसलिए बीजेपी को फायदा हो गया। अब चाचा भतीजे साथ है तो बीजेपी के लिए चैलेंज है। यहाँ सर मैनपुरी है, वो मुलायम सिंह का देखिए अपना वहां जनाधार है, उपचुनाव में भी देख लिया। तो 80 ठीक है, कहने के लिए ठीक हो सकती है ना, ग्राउंड पर नहीं है। अरे साहब सब चाचा भतीजा सबको लड़ लेने दीजिए, सब हवा में उड़ जाएंगे। अभी कुछ समय पहले हुआ था ना आजमगढ़ का चुनाव, किसकी सीट थी साहब? अखिलेश यादव जी की। कौन है ये भतीजे जी? कौन है? पार्टी के अध्यक्ष है ना साहब। क्या हुआ? अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। कौन लड़ रहा था? उन्हीं का भाई लड़ रहा था। अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो 2024 का इलेक्शन आने तो दीजिए, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। इनको सबको पता है कि कोई जीतने वाला नहीं है। और हमारी तैयारी देखिए आज से नहीं है, हमारी तैयारी उस समय से है जिन सीटों को हम हारे थे 2019 में। 5 साल से हम वहां तैयारी कर रहे थे। निश्चित रूप से जहां हम जीते थे वहां तो हम जाते थे, हमारा संगठन वहां मजबूत था, लोगों के बीच हम मिलते थे, जुलते थे, लोगों की आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाते थे। और जिन सीटों में हम हारे हैं वहां पर भी हमने तैयारी की। तो हम तो पूरे कॉन्फिडेंस में हैं। हम 400 के पार हिंदुस्तान में आज 2024 में जाने वाले हैं, और इसमें 80 सीटों चलिए मैं सुनील जी से भी यही पूछ रहा था। सुनील जी